हिजाब खींचने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री करता है। सोचिए वहां के लुच्चे लफंगे गुंडों को क्या पैगाम गया। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री इस घटना के ऊपर बयान देता है, इतना बवाल क्यों मचा रहे हो, हिजाब खींचा है तो इतना बवाल क्यों हो रहा है, अगर हाथ इधर उधर चले जाता था तो तुम क्या करते थे। तो मैंने कहा कि तेरा हाथ तोड़कर हम दूसरे हाथ में दे देते। कि हमारी बच्चियों के हिजाब को तक अब खींचा जा रहा है। तसव्वुर करिए तुम्हारी अपनी बहन के बारे में कोई अगर इस तरह का बयान दे रहा है कि अगर हिजाब खींचा है तो खींचने दो, हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते। मैं यकीन के साथ कहता हूं किसी माइका लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी उसको ऐसा जवाब देने की जो जवाब इम्तियाज जलील ने दिया था उसे, कि हिजाब खींचे है तो इतना बड़ा बवाल क्यों, अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या होता। तो मैंने कहा कि तेरा हाथ तोड़कर हम दूसरे हाथ में दे देते। मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि साहब आप इस तरह के बयान मत दीजिए वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे, आपके ऊपर केस रजिस्टर हो सकता है। मैंने कहा मैं तैयार हूं केस लेने के लिए, लेकिन अगर केस उस मुख्यमंत्री के ऊपर होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के उस मंत्री के ऊपर होगा, तो इम्तियाज जलील भी केस लेने के लिए तैयार है। लेकिन अगर तुम ये समझेंगे कि तुम कुछ भी बोलेंगे, तुम कुछ भी करेंगे और हम खामोश बैठेंगे, तो नहीं। मैं कोई कांग्रेसी लीडर नहीं हूं, मैं कोई अजीत पवार का, एकनाथ शिंदे का, देवेंद्र फडणवीस का गुलाम नहीं हूं। मुझे कोई ठेका नहीं चाहिए, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। मेरी बच्ची के बारे में अगर तू कहेगा और तू मुझसे यह उम्मीद रखेगा कि जैसे दूसरे पार्टी के दूसरे मुस्लिम लीडर खामोश है तो वो खामोश रह सकते हैं, उन्होंने अपना ईमान बेच चुके हैं, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। एक मंत्री को बोलने की हिम्मत आज के इस दौर में कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास उस ताकत के बाद ये ताकत है मेरे भाई हमारे साथ। आपकी ताकत है जो आज हम अपनी जबान चला रहे हैं, वरना तसव्वुर करिए वो बच्ची पर क्या गुजरी होंगी उस वक्त जब उस महफिल के अंदर एक मुख्यमंत्री उसके चेहरे से हिजाब खींच रहा है। सोचिए अपनी बहन को उसकी जगह के ऊपर रख के सोचिए, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं उसका विरोध करेगा, करेगा भी तो यही कहेगा कि अरे नहीं करना चाहिए था, नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, निषाद साहब जो उत्तर प्रदेश के मंत्री है उन्होंने नहीं बोलना चाहिए था, गलत किया है उन्होंने। लेकिन हमने कहा कि तुझे जो भाषा समझ में आती है वो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, तो हाथ तो लगा के देख मेरी बच्ची के ऊपर, तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालेंगे हम उसमें। मजलिस के ऊपर ये तोहमत लगाते हैं, हम पर ये इल्जाम होता है कि हम एक कट्टर जमात है, हम एक फिरका परस्त जमात है, हम वोट काटते हैं और लोग इन बातों में आकर
कभी कांग्रेस का साथ देते आए, कभी राष्ट्रवादी का साथ दिए, कभी उद्धव ठाकरे का दिए, और अब हद तो ये हो गई है कि इस मुल्क का मुसलमान अपनी सियासत के लिए गुस्ताख रसूलों का भी साथ दे रहा है। यह हकीकत है। भाई आप 8-10 लोगों की वजह से पीछे लोगों को दिक्कत हो रही है। आप लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। मैं आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर इतना सब कुछ मैंने आपको बोला हूं और उसके बाद मैं अगर आपको मुबारकबाद दे रहा हूं, तो उस मुबारकबाद की वजह यह है कि 1 साल पहले अपने घरों से निकलकर जिस जोश और जिस जज्बे के साथ, जिस ताकत के साथ आप लोग निकले थे, आपसे कहा गया था कि हमें एक सेक्युलर पार्टी का साथ देना है, एक सेक्युलर पार्टी के उम्मीदवारों को साथ देना है। पोलिंग बूथ के सामने कतारें लग गई थी, हमारी माओं की, हमारी बहनों की, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, ये सोचकर कि हम एक सेक्युलर जमात के, एक सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी के नेता को हम वोट दे रहे। हम उस वक्त भी ये कह रहे थे, एक बार आपके सामने आज फिर कह रहे हैं, अगर तुम्हारी अपनी कोई जमात है, अगर बीजेपी की इस मुल्क के अंदर सबसे कट्टर दुश्मन कोई है, अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, इनकी कट्टर मुखालिफत अगर कोई करता है और इंशाअल्लाह करता रहेगा, तो वो जमात का नाम है मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन नहीं, हम आए तो हम फिरका परस्त, हम कट्टरवाद, हमारे से बुरा कोई नहीं। लेकिन दूसरी जमात के सभी लोग चलते हैं। हम आपसे कहेंगे कि अगर जालना में इतनी बड़ी तादाद, इतनी आवाम की जहां तक मेरी नजरें जा रही, वहां तक सरों का एक समंदर अगर मैं देख रहा हूं, तो क्या वजह है कि जालना जैसे शहर के अंदर आप अपनी क़यादत को नहीं खड़े कर पा रहे हैं? वजह यही है कि इतने सालों के अंदर हमने अपने जहनों के अंदर यह बात डाल दी है कि मुझे चोर चलेगा, लुच्चा लफंगा गुंडा चलेगा, लेकिन जब मेरा अपना भाई खड़े रहेगा तो सारे नुस्ख उसके अंदर निकाले जाएंगे, सारी बुराइयां ढूंढी जाएगी। आज मैं आपको मुबारकबाद इसीलिए देने के लिए आया हूं। जिन लाइनों में खड़े रहकर आपने आंख बंद करके जिसको वोट डाला था, वो एक संघी निकला, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस, जिसको आपने चुनकर दिया। बहुत बहुत मुबारक आपको। किसी को कोई अफसोस नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो गया तो गया, लेकिन आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, इन इलाकों के अंदर, तुम्हारी बस्तियों के अंदर जो मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, उनका रिमोट कंट्रोल
आज भी उस आरएसएस वाले नेता के हाथ में है। सारी चाबी वो दे रहा है। भाजपा वाले तो चाहते हैं कि ये कौम को हम कैसे बांट सकते हैं। मुझे माजिद भाई ने बताया कि जालना में हर इलाके के अंदर युति हुई है कांग्रेस और राष्ट्रवादी तुतारी की, पूरे इलाकों के अंदर हुई है, पूरे जालना में हुई है। माजिद भाई के इलाके के अंदर नहीं युति नहीं होगी, क्योंकि हम जितने ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार इनके खिलाफ खड़े करेंगे तो ये तो भोली भाली कौम है, ये तो बड़े भोले हैं, ये तो आरएसएस वालों को भी चुनकर देते हैं। तो हम जितने उम्मीदवार खड़े करेंगे, कुछ कांग्रेस के साथ जाएंगे, कुछ तुतारी के पीछे भागेंगे, कुछ माजिद भाई के हिस्से में आएंगे। ये सियासत अगर तुम जब तक नहीं समझोगे तब तक आज जो मुल्क के हालात हम देख रहे हैं वो कभी सुधरने वाले नहीं है। आज इम्तियाज जलील के ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि पिछले 3 महीने से बिहार का इलेक्शन दिन और रात एक किए, मेहनत किए। हम वहां पर आमदार या एमएलए बनने के लिए नहीं गए थे, हम अपनी जमात को मजबूत करने के लिए गए थे। दिन और रात गली गली घूमकर जब मेहनत किए तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 सीटें वहां पर मजलिस की जीत कर आई। लोग कहते थे ये क्यों आए हैं बिहार को, बिहार में इन्हें कौन वोट देगा। लेकिन आज कम से कम हमें इस बात का फख्र है कि हमारी आवाज, हमारे कौम के मुद्दे, हमारे मसले हम बिहार के ऐवान तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर नगर परिषद का इलेक्शन, दोस्तों 11,300 किलोमीटर तुम्हारा ये बेटा, तुम्हारा ये भाई 11,300 किलोमीटर का सफर हमने गाड़ी में तय किया। मुझे नगर अध्यक्ष नहीं बनना था, मुझे काउंसिलर नहीं बनना था, मुझे असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना था। जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि एक हैदराबाद की एक जमात है, 1-2 शहरों तक बस, इसके आगे कोई नहीं, आज मेहनत कर रहे। तो आज बिहार के अंदर, महाराष्ट्र में 83 जगहों के ऊपर एक नगर अध्यक्ष, कारंजा में 4 जगह ऐसे थे कि अगर ये कौम मुत्तहिद होकर अगर वोट डालती तो आज 5 जगह के ऊपर हमारा नगर अध्यक्ष बैठता। लेकिन नहीं, कौम मेरी बहुत भोली है, संघियों को भी जिता देती है। जालना की कभी गौर करें मेरे भाई, तसव्वुर करिए 1 साल पहले कैसे लाइनों में खड़े हुए थे, कैसे फतवे जारी किए गए थे कि हमें इनका साथ देना है, सेक्युलर है, और हम खड़े हो गए लाइनों में। नतीजा क्या हुआ? आपके पीठ में खंजर घोंपकर वो कहां चले गए और हम कहां रह गए? हम वहीं रह गए जहां हम पिछले
75 सालों से ऐसी ही महफिलें सजाते बैठे हैं। स्टेज सजता है, कोई हमारा एक नेता आता है तो उसे शॉल पिनाया जाता है, फूल का हार पिनाया जाता है, नारे लगाए जाते हैं। मामला खत्म। इलेक्शन आया तो मेरी कौम बहुत भोली है, बहुत भोली है। कितना कुछ भी कर ले, गैरों का कोई भी रहे तो चलेगा, लेकिन अपना मामला जब आया तो उम्मीद करते हैं कि सफेद पोशाक में एक फरिश्ता उतर कर आएगा, उस पे कोई दाग नहीं होना चाहिए। इंसान हम भी है, गलतियां हमसे भी होती है, हम कोई फरिश्ते नहीं है। लेकिन आज आप खुद गौर करिए, आप जब अपनी क़यादत को खोते हैं तो उसका खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। मेरे भाई, इम्तियाज जलील एक अकेला शख्स पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तुम्हारी आवाज था लोकसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर बड़े पुराने पुराने 3-3 टर्म के 10-10, 15-15 साल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वहां पर बैठते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर 550 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर उससे पूछ लो कि ये 15 साल वाले एमपी कहां से आता है, इसका नाम क्या है, तो वो बता नहीं सकते थे। लेकिन 2 साल के बाद तुम किसी भी एमपी से हिंदुस्तान के, उससे पूछ लेना था कि ये कौन है, तो वो बताता था कि ये औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, एमआईएम का असदुद्दीन अवैसी साहब का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन दोबारा हमें मौका नहीं दिया गया। किसने नहीं दिया? कोई सियासी जमात, ना तो भाजपा, ना शिवसेना, ना अजीत पवार, ना शरद पवार, ना उद्धव ठाकरे, ना एकनाथ शिंदे, कोई नहीं हरा सकता था। आवाम हमारे साथ थी, तो हराया किसने? वही हमारे कौम के वो दलाल जो आज जालना की गलियों में भी नजर आ रहे हैं।